दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल जो कंप्रेसर्स होते हैं चाहे किसी भी मेक का हो, तो उससे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं और उसका आंसर क्या होगा, तो इसी के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। कंप्रेसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ज़्यादातर, और उसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, खास करके इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर ऑपरेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और अगर आप कंप्रेसर को ऑपरेटर हैं तो या फिर मैकेनिकल एक इंजीनियर हैं, तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है। तो दोस्तों हर प्रकार के इंडस्ट्री में कंप्रेसर्स लगे ही रहते हैं। खास करके जो न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होती है, तो उस एयर के लिए हमें कंप्रेसर लगाना पड़ता है। तो हर जगह इंडस्ट्री में कंप्रेसर लगा ही लगा रहता है, अलग अलग कंपनी के कंप्रेसर लगे हुए रहते हैं और अलग अलग टाइप के कंप्रेसर लगे रहते हैं। लेकिन सारे कंप्रेसर का काम रहता है कि एयर को कंप्रेस करना, और आगे जो एप्लीकेशंस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए रहते हैं, उनको एयर सप्लाई कराना। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंप्रेसर में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे कंप्रेसर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है और उसका एक सटीक आंसर क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो लगभग हमने 39 क्वेश्चन हमने तैयार किया हुआ है, 39-40 क्वेश्चन हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है और उसका आंसर जो है आगे हम इसमें बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 40 क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज कंप्रेसर यानी कंप्रेसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच मेक एंड मॉडल ऑफ कंप्रेसर यू आर यूजिंग देयर, यानी आपके यहाँ जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो किस कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर क्या है। उसके बाद है कि व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ एयर कंप्रेसर, यानी कि एयर कंप्रेसर जो होता है कितनी कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द नीड एंड यूज ऑफ एयर कंप्रेसर, यानी कि एक एयर कंप्रेसर की आवश्यकता क्या होती है, क्या यूज रहता है। तो इस तरीके के अलग अलग हमने यहाँ पे क्वेश्चन का एक लिस्ट पूरा तैयार किया हुआ है। तो ये एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं शुरू से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा दोस्तों कि व्हाट इज कंप्रेसर। इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है कंप्रेसर से के बारे में कि कंप्रेसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंप्रेसर एन एयर कंप्रेसर इज ए मैकेनिकल डिवाइस दस कन्वर्ट पावर इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड एयर, यानी ये कंप्रेसर जो होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि जो पावर को कन्वर्ट करके एक पोटेंशियल एनर्जी में बदल देता है। और दूसरा चीज़ इसको हम ये बोल सकते हैं कि कंप्रेसर इज ए मशीन दैट कंप्रेस द फ्लूइड एंड इंक्रीज द प्रेशर, यानी कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी फ्लूइड यानी कि एयर या फिर जो गैस होता है इनको कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करके जो इसका जो एयर या ऑयल का जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज कराता है। तो ये होता है कि ये कोई क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि व्हाट इज कंप्रेसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि विच मेक एंड मॉडल ऑफ कंप्रेसर यू आर यूजिंग देयर, यानी आपके यहाँ जो कंप्रेसर यूज लगा, आपके प्लांट में जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो किस कंपनी का है, उसका मॉडल नंबर क्या है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे किए जाते हैं आपसे इंटरव्यू में। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ मेक मेंशन किए हुए हैं, कंपनी लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जो फेमस ब्रांड है कंप्रेसर्स के, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एलगी का होता है, एटलस कोपको हो गया, इंगरसोल रैंड हो गया, किर्लोस्कर न्यूमेटिक और चिकागो न्यूमेटिक। तो ये जो है पाँच हमारे ब्रांड हैं जो कंप्रेसर्स बनाने वाली। तो इस सब के कंप्रेसर कहीं ना कहीं आपको प्लांट में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ये पांचों में से कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि ये जो एटलस कोपको है ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये चिकागो न्यूमेटिक जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर में ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल ये 5 हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मेक कंपनी जो होती है कंप्रेसर की। उसके बाद आपसे मॉडल नंबर अगर पूछा जाता है तो मॉडल नंबर आपको दोस्तों जो भी कंप्रेसर आपके यहाँ पे इंस्टॉल है लगा हुआ है तो उस पर उसका जो नेम प्लेट होता है उस पर सारी चीज़ें मेंशन होती है, उसके मॉडल नंबर, सीरियल नंबर या फिर और भी जो भी यहाँ पे आपको जो रिक्वायर है वो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो भी आपके यहाँ कंप्रेसर लगा है जिस कंपनी का, तो कंपनी का नेम और कंपनी उसका कंप्रेसर का मॉडल नंबर ये आपको याद रखना होता है, तो क्योंकि ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ कंप्रेसर, यानी कि जो कंप्रेसर जो होता है कितनी टाइप के होते हैं, क्या कैटेगरी क्या होती है कंप्रेसर की। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्रेसर होते हैं ओवरऑल दो टाइप के, दो कैटेगरी के होते हैं कंप्रेसर। एक तो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा जो होता है डायनेमिक कंप्रेसर, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनेमिक कंप्रेसर। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और जो होता है ये कंप्रेसर हवा को अंदर खींचते हैं और उसे कंप्रेस करते हैं। अब जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं वो हवा को सक करते हैं, अंदर खींचते हैं और उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं। अब ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी कि जो पिस्टन टाइप, जिसमें दो पिस्टन लगे रहते हैं, और दूसरा जो होता है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। तो ये जो दो मेन जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का जो टाइप होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, ये दोनों कंप्रेसर जो होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के कंप्रेसर होते हैं। दूसरा कैटेगरी जो होता है डायनेमिक कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर हवा को तेज गति से घुमाकर उसे कंप्रेस करते हैं। इसके भी दो प्रमुख प्रकार है। तो जो ये डायनेमिक कंप्रेसर जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूजल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर। अब इनके बारे में दोस्तों अगर आपको विस्तार से जानना है तो हमने दूसरी वीडियो अपलोड किया हुआ है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। तो उसको अब अलग अलग सेंट्रीफ्यूजल कंप्रेसर क्या होता है इसके बारे में आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे या फिर वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। तो दो कैटेगरी हो गया। आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको शॉर्टकट में बताना होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, डायनेमिक कंप्रेसर। ये दो कैटेगरी होता है कंप्रेसर के, टाइप नहीं आप इसको बोलना है, कैटेगरी होता है। दो कैटेगरी का है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर में दो टाइप के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। और जो डायनेमिक कंप्रेसर जो होता है वो उसके अंदर में भी दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर। ये दोनों में दो दो टाइप के कंप्रेसर होते हैं। इनके अलावा भी और सारे कंप्रेसर आते हैं, लेकिन जो मेन हमारा कैटेगरी जो होता है वो दो टाइप का होता है। इन्हीं दोनों वर्किंग प्रिंसिपल पे ये काम भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ कॉमन इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री में जो कॉमनली जो कंप्रेसर जो यूज़ किए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे जो बताया वो कैटेगरी बताया। इन कैटेगरी में हमने टाइप दो टाइप का इसमें, दो टाइप का इसमें है। ये टोटल चार प्रकार का कंप्रेसर होगा। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप कंप्रेसर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैटेगरी छोड़ के। अगर आपसे टाइप पूछा जाता है कि कॉमन टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर, तो देखिए तीन प्रकार के कंप्रेसर जो है ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। पहला जो होता है रेसिप्रोकेटिंग यानी कि पिस्टन टाइप का कंप्रेसर। तो इसमें क्या होता है कि यूज ए पिस्टन एंड सिलेंडर टू कंप्रेस एयर, देयर आर कॉमनली दीज आर कॉमनली यूज फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज एप्लीकेशन। ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होते हैं इसमें पिस्टन और सिलेंडर का यूज किया जाता है कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करने के लिए। तो इसको बोलते हैं पिस्टन टाइप या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा जो होता है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। रोटरी स्क्रू में क्या होता है कि यूज टू इंटरलॉकिंग हेलिकल स्क्रू, जिसको हम रोटर भी बोलते हैं, टू कंप्रेस एयर। रोटरी स्क्रू टाइप में क्या होता है कि दो हेलिकल शेप टाइप के जो रहता है स्क्रू या रोटर का यूज किया जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक रहता है और इसको एक दूसरे के साथ में घुमा के एयर को कंप्रेस किया जाता है। तो ये रोटरी स्क्रू टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं। और तीसरा जो होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि ये हाई स्पीड रोटेटिंग एम्पेलर रहता है इसमें। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इसमें रोटेटिंग एम्पेलर का यूज किया जाता है जो एयर को बहुत तेज़ से घुमाता है और घुमाने के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप में उसको एयर को कंप्रेस करता है। तो तीन टाइप के जो है एयर कंप्रेसर ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो ये पहला जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसमें सिलेंडर लगे रहते हैं, पिस्टन और सिलेंडर, जैसे एक इस साइड में एक ये दूसरे साइड में। दो इसमें अगर 2 स्टेज का है तो 2 इसमें सिलेंडर लगे रहते हैं, जिसको अंदर में हमारा पिस्टन लगा होता है। और दूसरा जो है हमारा रोटरी स्क्रू टाइप का, ये बीच वाला रोटरी स्क्रू टाइप का होगा। इसमें बीच एक जो कंप्रेसिंग एलिमेंट होता है वो रोटरी स्क्रू होता है, यानी रोटर्स लगे रहते हैं। और तीसरा जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, तो ये सेंट्रीफ्यूगल है। इसमें रोटेटिंग जो एलिमेंट होता है वो एम्पेलर होता है। एम्पेलर जो होता है काफ़ी तेज़ से घूमता है, तो घूम के एयर का जो फ्लो होता है वो पहले उसको बढ़ाता है, उसके बाद फिर उसको एयर का जो प्रेशर है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये तीन टाइप के जो कंप्रेसर जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड एंड यूज ऑफ एयर कंप्रेसर, यानी कि एयर कंप्रेसर का
आवश्यकता क्या है, क्या क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसके दो प्रकार के यूज होते हैं किसी कंप्रेसर के, एक तो इंडस्ट्रियल यूज, दूसरा जो है कमर्शियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है कि टू ऑपरेशन ऑफ न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट इन इंडस्ट्री, यानी कि दोस्तों जी किसी प्रकार का इंडस्ट्री हो चाहे प्लांट हो, तो उसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं वो ज़्यादातर न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि एयर से ऑपरेट होने वाले इंस्ट्रूमेंट लगाए गए रहते हैं, जैसे कुछ न्यूमेटिक वाल्व्स हो गए या फिर और भी कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो न्यूमेटिक होते हैं। तो उनको ऑपरेट होने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम कंप्रेसर लगाते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज में एक पहला जो हो जाएगा कि टू ऑपरेशन ऑफ न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट है उनको ऑपरेट कराने के लिए। और इसके अलावा जो होता है टू कन्वेइंग ऑफ मटेरियल विथ हाई प्रेशर थ्रू पाइपलाइन इंडस्ट्री, किसी कहीं कहीं पे क्या होता है कि दोस्तों जैसे खास करके गैस हैंडलिंग प्लांट होते हैं जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो उसमें जो ऐश आता है तो उस ऐश को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप के थ्रू एयर का यूज किया जाता है। जो हाई प्रेशर एयर जो होता है उनके थ्रू जो मटेरियल होता है, ऐश होता है, उसको कन्वेइंग कराया जाता है। तो उसके लिए भी हाई प्रेशर का एयर चाहिए, तो उस एयर के लिए भी हम कंप्रेसर लगाया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल यूज हो गया। इसके अलावा भी कई सारे इंडस्ट्रियल यूज होते हैं, तो जो हमने कॉमन कुछ यूज बताया। दूसरा जो है कि कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में क्या होता है दोस्तों, पावरिंग न्यूमेटिक टूल्स सच एस नेल गन्स, ड्रिल्स, सैंडर्स एंड इम्पैक्ट रेंच। जैसे कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं दोस्तों आजकल खास करके जो न्यूमेटिक टूल्स आ गए हैं जो एयर से ऑपरेट होते हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि जहाँ पे बाइक सर्विसिंग वाले भी आजकल जो होते हैं कंप्रेसर रखते हैं, और कंप्रेसर से जो होता है जो भी नट बोल्ट खोलने की जो मशीनें आती हैं वो सारी वो एयर से ही ऑपरेट होती हैं। तो इस प्रकार के जो न्यूमेटिक टूल्स आ गए हैं उनको ऑपरेट करने के लिए कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेस उसके बाद दूसरा है कि इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स, एयर मैट्रेस, सपोर्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड इन्फ्लेटेबल बोट्स, यानी कि कई तरीके के जो टायर्स होते हैं, एयर मैट्रेस जो होते हैं, इनको इन्फ्लेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें एयर का यूज करने के लिए कंप्रेसर लगाया जाता है। दूसरा होता है पेंटिंग बाई पेंट स्प्रेयर, जैसे कि आजकल जो है पेंट स्प्रेयर भी आ गया है जो कि स्प्रे पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी एयर का यूज किया जाता है। तो वो एयर के लिए भी छोटे छोटे कंप्रेसर का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूज होता है दोस्तों उसमें काफ़ी हैवी कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कमर्शियल यूज होता है इसमें छोटे साइज के कंप्रेसर का यूज किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन जो है एप्लीकेशन है। उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन रहता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज कंप्रेसर। दोस्तों आपने सुना होगा कि कंप्रेसर जो होते हैं सिंगल स्टेज होते हैं, मल्टी स्टेज होते हैं, या फिर 2 स्टेज 3 स्टेज कंप्रेसर होते हैं जिसको मल्टी स्टेज कंप्रेसर बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके किया जाता है कि क्या अंतर होता है एक सिंगल स्टेज कंप्रेसर में और एक डबल स्टेज या फिर मल्टी स्टेज कंप्रेसर में। तो दोस्तों सिंगल स्टेज कंप्रेसर में क्या होता है कि कंप्रेस एयर इन वन स्टेप डायरेक्टली फ्रॉम इनटेक टू फाइनल प्रेशर। जो सिंगल स्टेज कंप्रेसर जो होता है उसमें कंप्रेसिंग एलिमेंट जो होता है कंप्रेसर के अंदर में वो एक ही बार में जो रिक्वायर प्रेशर होगा उसको एयर को कंप्रेस करके फाइनल निकाल देता है। यानी कि इनलेट लाइन में जो सक्शन करेगा एयर का वो सक्शन करेगा, कंप्रेसर एक ही बार में जितना रिक्वायर्ड प्रेशर होगा उसको कंप्रेस करेगा और आउटपुट निकाल देगा फाइनली। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर। और जो दूसरा जो होता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर, तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर में क्या होता है कि कंप्रेसर कंप्रेस एयर इन 2 स्टेज या 3 स्टेज, यानी अलग अलग कई स्टेज में हो सकता है। 2 स्टेज भी हो सकता है, 3 स्टेज भी हो सकता है। तो मान के चलिए 2 स्टेज है तो कंप्रेसर कंप्रेस एयर इन 2 स्टेज वेयर द एयर इज कंप्रेस्ड टू एन इंटरमीडिएट प्रेशर कूल्ड एंड देन एंटर इनटू नेक्स्ट स्टेज टू कंप्रेस द एयर। इसमें क्या होता है कि कई सारे 2 या 3 स्टेज होते हैं एयर को कंप्रेस करने के लिए। जैसे फर्स्ट स्टेज में एयर जो होगा थोड़ा कंप्रेस होगा, फिर उस एयर को इंटरमीडिएट प्रेशर उसको बोला जाता है, उसको फिर उसके बाद ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है, फिर कंप्रेस होता है तो उसका वहाँ पे कुछ प्रेशर और इंक्रीज होता है। तो अगर 2 स्टेज होगा तो 2 स्टेप में एयर का कंप्रेशन होगा, और अगर 3 स्टेज का होगा तो 3 स्टेप में एयर का कंप्रेशन होगा, और फाइनल जो कंप्रेसर का जो आउटपुट होगा उतना बनकर 3 स्टेज में आउटपुट निकलेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर और सिंगल स्टेज कंप्रेसर। तो अगर अंतर की बात करें तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर जो है वो एक ही स्टेप में डायरेक्टली इंटेक से एयर लेके फाइनली कंप्रेस करके आउटपुट में एयर दे देता है। और जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर जो होते हैं उसमें एयर जो होता है वो कई सारे स्टेज में कंप्रेस होने के बाद आउटपुट में निकलता है स्टेप बाय स्टेप। पहले एक स्टेप में एक स्टेज में कंप्रेस होगा कुछ, जैसे 2 kg अगर एयर प्रेशर जनरेट हुआ उसके बाद एयर को ठंडा किया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएगा वहाँ पे 4 kg बनाएगा एयर को, फिर ठंडा होगा, फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो वहाँ पे जो हाई
मैक्सिमम जो आउटपुट निकलना है एयर का उतना कंप्रेस करके फाइनली आउटपुट में निकालेगा। तो ये हो गया सिंगल स्टेज कंप्रेसर, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंप्रेसर। तो दोस्तों जो इंडस्ट्री में जो हमारे कंप्रेसर यूज किए जाते हैं तो उनमें मेजर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कि कुछ कॉमन हम पार्ट्स जो है वो आपको बता देते हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर कंप्रेसर है तो उसके जो कॉमन पार्ट्स हैं वो है कि इनलेट लाइन एंड इनलेट वाल्व। यानी इनलेट एक वाल्व होता है, इनलेट लाइन में इनलेट वाल्व लगा रहता है। इनलेट लाइन मतलब जहाँ से एयर जो है वो सक्शन करेगा कंप्रेसर, जहाँ से एयर को खींचता है उसको बोलते हैं इनलेट लाइन। तो इनलेट लाइन एंड इनलेट वाल्व, इनलेट लाइन में इनलेट वाल्व लगा रहता है जिसको अगर लोड अनलोड वाल्व भी बोला जाता है या फिर सक्शन वाल्व भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इनलेट लाइन एंड इनलेट वाल्व हो गया। दूसरा जो हो गया मेन मोटर एंड कूलिंग फैन मोटर। मेन मोटर जो कंप्रेसर को चलाने के लिए रहता है, रोटेट कराने के लिए रहता है, और कूलिंग फैन मोटर ऑप्शनल होता है। किसी किसी कंप्रेसर के अंदर में उसके अंदर का जो हीट होता है उसको बाहर निकालने के लिए, गर्मी को बाहर निकालने के लिए एक कूलिंग फैन लगाया गया रहता है एयर को एडजस्ट करने के लिए। तो वो ऑप्शनल होता है, किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है। तो ये मोटर हो गया। तीसरा हो गया कंप्रेसर एलिमेंट या फिर एयर एंड। तो कंप्रेसिंग एलिमेंट हो गया दोस्तों जो मेन कंप्रेसर का जो पार्ट होता है जो एयर को कंप्रेस करता है, जो मोटर के साथ कनेक्ट रहता है कंप्रेसर, उसको कंप्रेसर एलिमेंट बोलते हैं। तो ये एलिमेंट वर्ड जो है दोस्तों जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप जो कंप्रेसर जो होता है उनमें ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि उसमें एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 होता है। जैसे अगर 2 पिस्टन टाइप का है तो उसमें एक एलिमेंट 1 होता है, एलिमेंट 2 होता है। तो कंप्रेसर कंप्रेसिंग एलिमेंट या फिर एयर एंड भी बोला जाता है। जैसे कि अगर स्क्रू टाइप के जो कंप्रेसर हैं तो उसमें जो कंप्रेसिंग एलिमेंट है उसको एयर एंड बोला जाता है। तो ये हो गया। तीसरा जो है कूलेंट लाइन एंड आयल टैंक। एक आयल टैंक होता है और कूलेंट लाइन होकर जो कूलेंट जो यूज़ किया जाता है, सर्कुलेटिंग किया जाता है जो कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए और लुब्रिकेशन के लिए। ये उसके बाद एयर एंड आयल सेपरेटर टैंक होता है। किसी किसी जैसे आयल कूल्ड, अगर आयल जैसे आयल लुब्रिकेटेड जो कंप्रेसर जो होते हैं तो आयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर में आयल को एयर से अलग करने के लिए एयर एंड आयल सेपरेटर टैंक लगाया गया रहता है जो एयर को अलग कर देता है और आयल को अलग कर देता है। तो सेपरेटर टैंक एक लगा रहता है, ये खास करके आयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर में लगा रहता है। उसके बाद एयर कूलर एंड आयल कूलर लगा रहता है। जैसे कि अब जब आयल और एयर जो होगा सेपरेटर टैंक से जब अलग अलग हो जाता है तो दोनों जो होता है वो गर्म हो गया रहता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए, कूल करने के लिए एक एयर कूलर लगा रहता है, एक आयल कूलर लगा रहता है। दोनों जो होता है एयर का भी और आयल का टेम्परेचर को कम करता है। उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर लगे रहते हैं। मॉइस्चर सेपरेटर जो एयर में मौजूद नमी जो होता है, जो कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करके बाहर निकालता है तो उस कंप्रेस्ड एयर में कुछ नमी रहती है। तो उस मॉइस्चर सेपरेटर क्या करता है कि उस एयर से जो मॉइस्चर होता है उसको निकाल देता है, बाहर कर देता है। और वो ऑटो ड्रेन वाल वगैरह लगे रहते हैं तो उनके साथ में वो बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद आउटलेट लाइन एंड आउटलेट वाल। फाइनली एक आउटलेट लाइन होता है जहाँ से कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज होता है, उसको डिस्चार्ज वाल्व भी बोला जाता है, डिस्चार्ज लाइन भी बोला जाता है या फिर आउटलेट लाइन भी बोला जाता है। तो उस आउटलेट लाइन या फिर डिस्चार्ज लाइन में एक वाल्व लगा दिया जाता है जिसको आउटलेट वाल्व या फिर डिस्चार्ज वाल्व भी बोला जाता है। उसके बाद कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट लाइन। अगर दोस्तों वाटर कूल्ड जो हमारा अगर कंप्रेसर है तो उसमें कूलिंग वाटर के 2 लाइन जाते हैं कंप्रेसर के बाहर एक कूलिंग वाटर इनलेट और एक कूलिंग वाटर आउटलेट रहता है। एक से ठंडा पानी अंदर जाता है और दूसरे से जो होता है गर्म पानी बाहर आता है। वो गर्म पानी क्या होता है कि एयर को जब ठंडा करता है तो एयर ठंडा हो जाता है और पानी जो होता है उसको ठंडा करने के चक्कर में खुद गर्म हो जाता है। तो दूसरा लाइन से जो वाटर जो होता है वो बाहर जाता है। तो कूलिंग वाटर लाइन के इनलेट और आउटलेट लाइन होगा। दूसरा होगा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एंड कंट्रोलर यानी HMI। जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल होते हैं कंप्रेसर के एक साइड में लगे रहते हैं जहाँ पे पूरा कंट्रोल पैनल के अंदर कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए पूरा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे रहते हैं। और एक कंट्रोलर होता है HMI जिससे कंप्रेसर को ऑपरेट किया जाता है। तो ये सब कुछ मेजर पार्ट्स या फिर कॉमन पार्ट्स हो गया एक कंप्रेसर का। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सक्शन वाल्व एंड सक्शन फिल्टर। तो दोस्तों अब सक्शन वाल्व और सक्शन फिल्टर क्या होता है। तो सक्शन वाल्व इज यूज टू ओपन क्लोज ऑफ एयर इनलेट लाइन और सक्शन लाइन। जो सक्शन वाल्व जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सक्शन वाल्व क्या होता है कंप्रेसर में, तो सक्शन वाल्व जो होता है दोस्तों वो सक्शन लाइन या फिर इनलेट लाइन में यूज किया जाता है
जो कि एयर इनलेट लाइन को ओपन और क्लोज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद सक्शन फिल्टर की अगर बात है तो जो सक्शन फिल्टर होता है, सक्शन फिल्टर इज ए फिल्टर दैट इज यूज्ड इन सक्शन लाइन टू फिल्टर एयर इनलेट एयर और रिमूविंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर। जो सक्शन फिल्टर जो होते हैं वो एयर इनलेट लाइन या फिर सक्शन लाइन में एक फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सक्शन फिल्टर। इसका काम ये रहता है कि जब कंप्रेसर जो होता है वो जब एयर को सक्शन करता है, एटमॉस्फेयर से खींचता है, तो वो एयर जो होता है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर धूल वूल जो मिक्स रहता है, तो उसको फ़िल्टर करने के लिए कि वो जो डस्ट धूल जो है वो कंप्रेसर में अंदर ना जाए, तो उसके लिए फ़िल्टर लगाया जाता है। ये फ़िल्टर उसी डस्ट को, एयर को क्लीन करता है, उसके एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल को निकालता है। फ़िल्टर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां जो है, वाई डीपी स्विच आर यूज्ड इन सक्शन लाइन। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो सक्शन फिल्टर जो होता है या सक्शन लाइन में, तो वो सक्शन फिल्टर का एक डीपी लगाता है, डीपी स्विच भी लगाया जाता है। तो डीपी स्विच का क्या काम रहता है, तो देखिए डीपी स्विच जो होता है, डीपी स्विच आर यूज्ड इन सक्शन आर इंटेक लाइन टू मॉनिटर सक्शन लाइन एयर फिल्टर जामिंग। जो सक्शन लाइन या फिर एयर इंटेक लाइन में जो सक्शन फिल्टर लगे रहते हैं, इनके जामिंग को मॉनिटर करने के लिए डीपी स्विच को यूज़ किया जाता है। जैसे क्या होता है कि जो फिल्टर लगे रहते हैं, तो फिल्टर के इनलेट साइड में एयर का प्रेशर कुछ होगा, आउटलेट साइड में एयर का प्रेशर होगा। अगर एयर फिल्टर जो है हमारा क्लीन रहेगा, तो इनके बीच का जो एयर फिल्टर के दोनों साइड से एयर का जो प्रेशर रहेगा उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जब ये फिल्टर जो होगा जाम होते जाएगा, जब ये धूल इसमें भरता जाएगा, तो ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो बढ़ते जाता है। यानी कि इनलेट लाइन में प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, आउटलेट लाइन में प्रेशर जो होगा वो हमारा कम हो जाता है। तो ये दोनों साइड के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो बढ़ते जाएगा। तो इसलिए डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है। ये डीपी स्विच जो क्या करता है कि दोनों साइड का जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसको मॉनिटर करता है। जैसे ही प्रेशर एक सेट पॉइंट पे आता है, जो डिफरेंशियल प्रेशर का जो सेट पॉइंट है, अगर उस पर आता है तो डीपी स्विच हमारा एक्ट करता है, तो ये फिर से ये पता चल जाता है कि जो फिल्टर है वो हमारा जाम हो चुका है, जिससे फिल्टर जो है चेंज करना होता है। इसीलिए डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है सक्शन लाइन में या फिर सक्शन फिल्टर में, सक्शन फिल्टर को मॉनिटर करने के लिए कि फिल्टर हमारा जाम है या फिर सही है। जब फिल्टर जाम हो जाएगा तो दोनों साइड इनलेट और आउटलेट जो फिल्टर का जो इनलेट और आउटलेट लाइन से जो हम प्रेशर लिए रहते हैं डीपी स्विच के लिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है बढ़ जाएगा। और जो डीपी स्विच में हम सेट पॉइंट सेट किए गए रहेंगे, उतना प्रेशर डिफरेंस जब आएगा तो स्विच हमारा एक्ट कर जाएगा, जिससे कंट्रोलर को फीडबैक मिल जाता है। तो इसीलिए डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है सक्शन लाइन में। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ सर्किट इन कंप्रेसर। देखिए दोस्तों, जो कंप्रेसर जो होते हैं उसमें कई सर्किट होते हैं। कई सर्किट के बोले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एयर सर्किट होता है, वाटर सर्किट होता है, ऑयल सर्किट होता है, लोड अनलोड एयर सर्किट होता है। जैसे कि होता क्या है कि दोस्तों कि कई टाइप के कंप्रेसर होते हैं। कुछ जो होते हैं वाटर कूल्ड होता है, कुछ एयर कूल्ड होता है। उसके बाद किसी में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का भी यूज़ किया जाता है, और कोई लोड अनलोड टाइप के हमारे कंप्रेसर आते हैं। तो ये इसमें अलग अलग टाइप के सर्किट होते हैं, एयर सर्किट, वाटर सर्किट और ऑयल सर्किट। तो ये 4 प्रकार के सर्किट होते हैं कंप्रेसर में। एयर सर्किट की बात करें कि एयर जो होता है वो इनलेट से लेके आउटलेट तक निकलने के बीच का जो रहता है, एयर कहाँ से किधर से होते हुए कौन कौन से कंपोनेंट से होकर गुजर रहा है, इसी को बोलते हैं एयर सर्किट। तो एयर सर्किट जो होता है वो कंप्रेस्ड एयर इनलेट टू आउटलेट रूट। जो कंप्रेस्ड एयर, जो जिस एयर को हमें कंप्रेस करना होता है, सक्शन जो एटमॉस्फेयर से कंप्रेसर जो सक्शन करता है एयर को, वो इनलेट से लेके आउटलेट तक के निकलने का जो रास्ता होता है, जिधर से होते हुए जाता है, उसको बोलते हैं एयर सर्किट। दूसरा होता है वाटर सर्किट। वाटर सर्किट बोले तो कूलिंग वाटर जो होता है वो कूलिंग वाटर का जो सर्कुलेटिंग रूट होता है कि किधर से सर्कुलेट होते हुए वाटर इन से आउट होते हुए जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर सर्किट। और तीसरा एक है ऑयल सर्किट। ऑयल सर्किट का मतलब कि जो कूलेंट ऑयल जो होता है उसका जो सर्कुलेशन रूट होता है उसी को बोलते हैं ऑयल सर्किट। ऑयल सर्किट मतलब किधर इन जो हो रहा है किधर से हो रहा है, और कौन कौन से पार्ट्स को, कौन कौन से कंपोनेंट को लुब्रिकेट करते हुए फिर कहाँ पे इसका एंड हो रहा है, उसी को बोलते हैं ऑयल सर्किट।
और चौथा एक होता है कि लोड अनलोड एयर सर्किट एंड ऑक्सिलरी एयर सर्किट फॉर कंप्रेसर लोड अनलोड। ये जो कंप्रेसर जो लोड अनलोड टाइप के जो कंप्रेसर आते हैं जिसमें लोड अनलोड एक सोलेनॉइड वाल्व भी लगा रहता है, तो इनमें लोड अनलोड का एक एयर सर्किट लगा रहता है। जैसे खास करके रेसिप्रोकेटिंग टाइप का एयर कंप्रेसर देखेंगे तो उसमें एक पतला सा न्यूमेटिक ट्यूब जो होता है, एयर ट्यूब जो होता है एक लगा रहता है, जो पिस्टन के जो दोनों साइड में जो पिस्टन होता है कंप्रेसर के जो मेन एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 जो लगे रहते हैं, तो उनमें ये लगा रहता है, जो कि सक्शन जो होता है एयर का जो सक्शन होता है उसको ओपन क्लोज करने के लिए इसका यूज है। तो लोड अनलोड एयर सर्किट ये एक ऑक्सिलरी एयर का सर्किट होता है जो कि सक्शन वाल जो रहता है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, अगर न्यूमेटिक टाइप का सक्शन वाल लगा रहता है उसमें। तो ये हो गया 4 प्रकार के सर्किट हो गए हैं टोटल एक कंप्रेसर, एक किसी कंप्रेसर में, मतलब एक कंप्रेसर में चारों नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर आयल लुब्रिकेटिंग टाइप का है तो उसमें आयल वाला रहेगा, लेकिन बात करें तो टोटल 4 प्रकार के सर्किट होते हैं कंप्रेसर में। किसी में एयर सर्किट तो होगा ही होगा क्योंकि कंप्रेसर एयर का ही कंप्रेस करेगा, तो एयर सर्किट हो गया। वाटर सर्किट, अगर वाटर कूल्ड रहेगा तो वाटर सर्किट रहेगा। अगर आयल लुब्रिकेटेड टाइप का कंप्रेसर है तो आयल सर्किट भी रहेगा। और अगर लोड अनलोड टाइप का अगर कंप्रेसर है तो उसमें लोड अनलोड का भी सर्किट दिया गया रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि टाइप ऑफ सक्शन वाल्व इन कंप्रेसर। तो दोस्तों कंप्रेसर का जो सक्शन वाल्व होता है यानी कि इनलेट वाल्व होता है जहाँ से एयर को हम सक्शन करता है कंप्रेसर, तो वो जो उसमें एक सक्शन वाल्व लगा रहता है, वो सक्शन वाल्व खुलता है तभी वहाँ से एयर आता है कंप्रेसर के अंदर, फिर कंप्रेसर उस एयर को कंप्रेस करके आउटपुट में निकालता है। तो जो सक्शन वाल्व जो लगा रहता है वो कितने टाइप का होता है, ये आपसे अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है 2 टाइप का। जो सक्शन वाल्व या फिर इनलेट वाल्व जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर टाइप और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर टाइप। यानी कि दोस्तों जो न्यूमेटिक एक्चुएटर टाइप अगर लगा रहता है तो उसके लिए एक लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व भी लगाया गया रहता है। वो लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व ही इस न्यूमेटिक टाइप के न्यूमेटिक एक्चुएटर वाले वाल्व को ऑपरेट कराता है, जो सक्शन वाल्व होता है उस। तो इनलेट वाल्व जो होता है 2 टाइप का, न्यूमेटिक एक्चुएटर टाइप विथ लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व। अगर न्यूमेटिक टाइप का वाल्व होगा तो लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व उसमें लगा रहेगा, कंप्रेसर में एक साइड में लगा रहता है। और अगर इलेक्ट्रिक टाइप का एक्चुएटर होगा तो उसमें लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व नहीं लगा रहता है। वो जो इलेक्ट्रिक टाइप एक्चुएटर होगा डायरेक्टली उसको सप्लाई जाएगा कंट्रोलर से, वो इसमें स्टेपर मोटर लगा रहता है जिसको पावर मिलता है तो वो ऑटोमेटिक वो ऑपरेट हो जाता है। तो सक्शन वाल्व में 2 टाइप के वाल्व का यूज किया था, न्यूमेटिक एक्चुएटर टाइप और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर टाइप। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लोड एंड अनलोड सिस्टम इन कंप्रेसर। तो दोस्तों बहुत सारी जगह पे आपने भी सुना होगा कि कंप्रेसर जो होगा लोडिंग मोड में चल रहा है, अनलोडिंग मोड में चल रहा है। लोड अनलोड क्या होता है कि लोड अनलोड सोलेनॉइड वाल्व भी लगा रहता है। ये होता क्या है एक्चुअल में, लोड अनलोड सिस्टम होता क्या है कंप्रेसर में, तो चलिए इसको हम समझते हैं कि देखिए लोड अनलोड जो होता है, ये लोड अनलोड सिस्टम इन एयर कंप्रेसर रेफर टू ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर टू मीट डिमांड व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी एफिशिएंट। देखिए ये जो लोड अनलोड जो सिस्टम होता है वो एयर कंप्रेसर में जो होता है कंप्रेसर का जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने का एक मेथड होता है कि जो कंप्रेसर होगा वो एयर के डिमांड के हिसाब से उसको कंप्रेसर को जो कंप्रेसिंग है, एयर का जो कंप्रेसिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना है। जितना एयर का डिमांड होगा उस हिसाब से एयर का कंप्रेशन होगा। डिमांड कम होगा तो कंप्रेशन कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो एयर का कंप्रेशन भी ज़्यादा होगा या फिर कंप्रेसर होगा ही नहीं। अगर ज़्यादा प्रेशर हो गया तो कंप्रेसर होना रुक जाएगा, अगर कम होगा तो कंप्रेशन चालू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑपरेशन है, इसको जो कंट्रोल करने का जो मेथड होता है उसी को हम बोलते हैं लोड अनलोड सिस्टम। तो अब ये देखिए लोड अनलोड जो सिस्टम है तो उसमें लोड कंडीशन और अनलोड कंडीशन होता क्या है कि लोड का मतलब ये हो गया व्हेन द डिमांड फॉर कंप्रेस्ड एयर इंक्रीजेज, यानी कि जो कंप्रेसर का जो डिमांड प्रेशर जो होगा वो जब इंक्रीज होगा, that is the pressure in the air system drop, the compressor operate at full capacity to supply air, it's known as load condition। लोड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि दोस्तों कि एक रिक्वायर सेट पॉइंट से अगर आपका प्रेशर जो होगा कम होगा, जैसे मान लीजिए आपका डिमांड अगर फील्ड में ज़्यादा है, अगर उससे कम मिल रहा है आपको प्रेशर, तो कंप्रेसर जो होगा वो लोड कंडीशन में चलेगा, यानी कंप्रेशन स्टार्ट रखेगा
कंटिन्यूअस एयर कंप्रेस करेगा और आउटपुट में निकालते जाएगा। तो इसमें कंप्रेसर में सेट पॉइंट सेट किया जाता है इसके कंट्रोलर में कि कितना केजी पे इसका लोड कंप्रेसर लोडिंग होगा और कितने केजी पे इसको अनलोडिंग होगा। तो लोड का मतलब कि प्रेशर का सेट पॉइंट, वो सेट पॉइंट जिस पे कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करना स्टार्ट कर दे, और अनलोड कंडीशन का मतलब हो गया कि प्रेशर का वो पॉइंट जिस पे कंप्रेसर जो है हमारा अनलोड हो जाए। यानी कि व्हेन द डिमांड फॉर एयर डिक्रीज है, यानी कि जब एयर का डिमांड जो होता है कम हो जाता है, तो कम होने की कंडीशन में क्या होता है कि कंप्रेसर को अनलोड में लेके जाना रहता है। कि जब आपका जो आउटपुट प्रेशर जब हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और लेकिन अब उसका यूज नहीं होगा, तो कंप्रेसर जो होता है कंटिन्यूस कंप्रेसर करना बंद कर देगा। यानी कंप्रेसर चलता रहेगा लेकिन जो एयर का जो कंप्रेशन है वो बंद हो जाएगा। तो ये होता कैसे है कि इसके लिए ही लोड अनलोड वाल्व एक लगा रहता है, जो कि सक्शन वाल्व में, ये जो दोनों टाइप के जो हमने बताया कि जो सक्शन वाल्व लगा रहता है, यही वाल्व जो रहता है ये ओपन क्लोज जब होता है तो ये लोड अनलोड वाला काम होता है। जब ये वाल्व जो होगा, जब कंप्रेसर लोड कंडीशन में जाएगा, तो लोड कंडीशन के टाइम पे जो सक्शन वाल्व है वो खुल जाता है, तो उसमें सक्शन चालू हो जाएगा। और जब अनलोडिंग कंडीशन में क्या होगा कि जब अनलोड होगा तो अनलोडिंग कंडीशन में ये सक्शन वाल्व जो होगा वो बंद हो जाएगा, यानी कि एयर का सक्शन ही बंद हो जाएगा। जब सक्शन बंद हो जाएगा तो एयर मिलेगा नहीं, कंप्रेसर उसका कंप्रेशन ही नहीं करेगा। तो ये होता है लोड और अनलोड, यानी कि प्रेशर के हिसाब से एयर का कंप्रेशन को कंट्रोल करना ही लोड अनलोड कहलाता है। अगर आपका एक प्रेशर सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट से अगर एयर ज़्यादा हो जाएगा तो कंप्रेसर को अनलोडिंग मोड में चला जाता है, और अगर सेट पॉइंट से प्रेशर कम हो गया, हमें ज़्यादा चाहिए, तो कंप्रेसर लोड कंडीशन में चला जाता है। तो ये होता है लोड और अनलोड सिस्टम इन कंप्रेसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट आर द टू ऑपरेशन मोड ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर में दो ऑपरेशन मोड क्या होता है, तो आपने सुना होगा या फिर अगर नहीं भी सुना होगा तो दोस्तों, जो कंप्रेसर होते हैं उसको कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए या फिर चलाने के लिए दो मोड होता है। वो दो मोड में कंप्रेसर को चलाया जाता है। तो देखिए, कंप्रेसर के मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड और ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम दोनों अलग अलग तरीके से हैं, जिनके जरिए कंप्रेसर के ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है और एयर डिमांड और एनर्जी एफिशिएंट के हिसाब से। तो देखिए, जो कंप्रेसर होते हैं उनको एयर डिमांड और एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से दो अलग अलग मेथड से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो जो पहला मेथड होता है वो होता है एमओडी शॉर्टकट में बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है कि मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड। एक मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड होता है, दूसरा होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल मोड, यानी कि एसीएस। तो दो टाइप के इसका ऑपरेटिंग मोड होता है कंप्रेसर के। तो जो मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड है उसको हम लोड अनलोड मोड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एयर के डिमांड के हिसाब से जो सक्शन वाल्व जो होता है ओपन और क्लोज होता है, वो परसेंटेज में भी हो सकता है या फिर फुली ओपन क्लोज भी हो सकता है। तो मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड में क्या रहता है कि दोस्तों, कंप्रेसर आपका चालू रहता है, बस जो एयर का जो कंप्रेशन है वो कम ज़्यादा हो जाता है या फिर बंद हो जाता है या चालू रहता है। जैसे जितना आपका एयर का रिक्वायर होगा, अगर फील्ड में आपका आउटपुट में एयर का डिमांड है तो कंप्रेसर जो होगा एयर का कंप्रेशन करेगा, और अगर डिमांड नहीं है तो कंप्रेशन बंद कर देगा। लेकिन कंप्रेसर आपका कंटिन्यूस चलता है, कंप्रेसर आपका चालू रहेगा, मशीन चालू रहेगा, बस एयर जो रहेगा वो एयर को कंप्रेस करना बंद कर देगा, और जब डिमांड होगा तो एयर का कंप्रेशन चालू हो जाएगा। यानी कि इसमें जो सक्शन वाल्व होगा वो ओपन क्लोज होता है, जब हमें एयर की ज़रूरत होगी तो सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, एयर कंप्रेशन चालू कर देगा। तो इस सिस्टम को लोड अनलोड मोड भी कहते हैं, मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड के। और दूसरा जो होता है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल मोड। इस मोड में क्या होता है कि एयर का जो एयर को कंट्रोल करने के लिए, यानी एयर की डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इसमें कंप्रेसर ही चालू और बंद होता है। जैसे मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड में क्या है, कंप्रेसर चालू रहेगा, बस एयर का कंप्रेशन बंद होगा और चालू होगा। लेकिन जो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल मोड यानी कि एसीएस मोड जो है, उसमें क्या होगा कि कंप्रेसर ही चालू बंद होगा। अगर आपको आउटपुट फील्ड में डिमांडिंग एयर अगर आपको चाहिए तो कंप्रेसर स्टार्ट होगा, अगर डिमांडिंग एयर नहीं चाहिए तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से दो टाइप के ऑपरेशन मोड होते हैं, मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल मोड। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि टाइप ऑफ कूलिंग मेथड ऑफ कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर जो होता है उसके कूलिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन किया जाता है कि आपके यहाँ जो कंप्रेसर है उसमें कौन सा कूलिंग मेथड यूज किया जाता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कितने टाइप के कूलिंग मेथड होते हैं, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा कूलिंग मेथड यूज किया गया है। तो देखिए,
जो कूलिंग मेथड जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है एयर कूल्ड, दूसरा होता है वाटर कूल्ड। इनके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है ऑयल कूल्ड। तो ये जो कंप्रेसर का जो एयर होता है, कंप्रेस्ड एयर, उसको कूल्ड करने का दो मेथड होता है, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड में क्या होता है कि एयर जो होता है, कंप्रेस्ड एयर जो होता है, कंप्रेशन के दौरान जो हीट हो जाता है तो उसके हीट को वहाँ से निकालने के लिए एयर कूलिंग किया जाता है, एयर के द्वारा उसको कूल किया जाता है। उसमें एक कूलिंग फैन लगाया रहता है, जो कूलिंग फैन जो होता है वो एयर के थ्रू एयर को ठंडा करता है। और दूसरा जो मेथड होता है वो वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड में इसमें क्या किया जाता है कि वाटर कूलर लगा रहता है जिसके थ्रू वाटर जो होता है, वाटर की जो ठंडा पानी रहता है उसके थ्रू उसको कूल किया जाता है। और तीसरा जो होता है ऑयल कूल्ड। ऑयल कूल्ड का मतलब ये हो गया कि कंप्रेसर एंड रोटरी पार्ट्स कूलिंग बाय कूलेंट ऑयल सर्कुलेटिंग। ये जो होते हैं वो कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर का मेन कंप्रेसिंग एलिमेंट और जो रोटरी पार्ट्स जो होते हैं उनको कूल करने के लिए कूलेंट ऑयल का सर्कुलेशन कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑयल कूल्ड। तो लेकिन जो मेन जो एयर को जो कूल्ड करने के लिए जो सिस्टम होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड में कूलिंग फैन का यूज़ किया जाता है और एयर के थ्रू एयर को ठंडा किया जाता है, यानी कि ठंडी हवा के, बाहर के ठंडा हवा के द्वारा जो कंप्रेस्ड एयर है उसको ठंडा किया जाता है। वाटर कूल्ड में क्या होता है कि जो सर्विस वाटर जो होता है उसके थ्रू इसके एयर को ठंडा किया जाता है, जिसमें एयर कूलर का यूज किया जाता है। उस एयर कूलर में चार पोर्ट रहते हैं, दो पोर्ट जो रहते हैं एयर के लिए यूज किया जाता है और दो पोर्ट जो होता है वाटर के लिए यूज किया जाता है। एक तरफ से वाटर इन होता है, दूसरे से आउट होता है और उसी कूलर से एयर का भी पाइप कनेक्ट रहता है, एक से इन होता है एक से आउट होगा। तो एयर जो होता है हॉट एयर उसमें इन होता है और पानी के संपर्क में आने से ठंडा हो जाता है और ठंडा हवा बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया कूलिंग मेथड ऑफ कंप्रेसर। तो अब आप इसमें बता सकते हैं देख के, अगर आपके यहाँ कंप्रेसर अगर वाटर कूल्ड कंप्रेसर होगा तो उसके कंप्रेसर में वाटर के लाइन दो गए होंगे, एक इनलेट लाइन एक आउटलेट लाइन। इससे आप समझ सकते हैं कि वाटर कूल्ड होगा। या फिर कंप्रेसर के इस पता लगा जाता है कि वो उसमें पैरामीटर में नेम प्लेट में भी देख सकते हैं वाटर कूल्ड है या फिर एयर कूल्ड है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कूलेंट एंड व्हाई यूज इन कंप्रेसर, यानी कि कूलेंट क्या होता है दोस्तों और इसको कंप्रेसर में क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, कूलेंट इज अ फ्लूइड यूज टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर बाय ऑब्जर्विंग हीट एंड ट्रांसफरिंग हीट अवे, thus preventing overheating it इन कंप्रेसर। कूलेंट सर्व एज हीट डिसिपेशन एंड लुब्रिकेशन। जो दोस्तों जो कूलेंट जो होता है, कूलेंट एक प्रकार का कूलिंग ऑयल होता है जो कि कंप्रेसर और उसके रोटरी पार्ट को कूल करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि कंप्रेसर का जो कंप्रेसिंग एलिमेंट और रोटरी जो पार्ट्स होते हैं उनको ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है, कूलेंट जो होता है वो हीट डिसिपेशन और लुब्रिकेशन का काम करता है। उसको कंप्रेसिंग एलिमेंट और जो रोटरी पार्ट्स जो होते हैं उनको लुब्रिकेशन के लिए और उसके अंदर का जो हीट होता है उसको डिसिपेट करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेंट एक प्रकार का कूलिंग ऑयल होता है और इसका जो यूज होता है, हमने बताया कि जो रोटरी पार्ट्स और जो कंप्रेसिंग एलिमेंट जो है उसको उसके अंदर का जो हीट है उसको हीट को बाहर निकालने के लिए और उसका लुब्रिकेशन के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। अब देखिए, जो कूलेंट जो होता है, कूलेंट कैन बी लिक्विड लाइक वाटर और ऑयल और गैसेस लाइक एयर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंप्रेसर एंड द स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन। यानी कि कंप्रेसर के पे डिपेंड करता है कि जो कूलेंट है वो किस प्रकार का है। ये वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरकूलर एंड आफ्टर कूलर ऑफ इन कंप्रेसर। अब दोस्तों ये भी चीज़ आपने बहुत सुना होगा, इंटरकूलर आफ्टर कूलर। किसी में ऑटो ड्रेन वाल लगा रहता है तो इंटरकूलर ड्रेन आफ्टर कूलर ड्रेन। तो ये इंटरकूलर आफ्टर कूलर होता क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरकूलर क्या होता है और आफ्टर कूलर क्या होता है कंप्रेसर में, तो देखिए, इंटरकूलर एंड आफ्टर कूलर आर हीट एक्सचेंजर यूज टू कूल द कंप्रेस्ड एयर एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कंप्रेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम। ये जो इंटरकूलर और आफ्टर कूलर जो होता है एक प्रकार से हीट एक्सचेंजर होता है जो कि कंप्रेस्ड एयर के अंदर का जो हीट होता है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एयर को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है अलग अलग स्टेजेज में। इससे क्या होता है कि जो कंप्रेसर का जो एफिशिएंसी होता है वो बढ़ जाता है और जो इसका जो सिस्टम का जो प्रोटेक्शन होता है वो हो जाता है। तो आप देखिए, इंटरकूलर क्या होता है कि एन इंटरकूलर इज प्लेस्ड बिटवीन स्टेजेज इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर। आफ्टर एयर इज कंप्रेस्ड इन वन स्टेज इट बिकम हॉट, द इंटरकूलर कूल्स
द एयर बिफोर इट एंटरिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेसर। जैसा कि दोस्तों जो मल्टी स्टेज जो कंप्रेसर आते हैं, चाहे वो 2 स्टेज हो या फिर 3 स्टेज कंप्रेसर हो, तो जब हम फर्स्ट स्टेज में जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो एयर कंप्रेस होने के बाद वो एयर जो होता है वो गर्म होता है। तो गर्म होने के बाद उसको डायरेक्टली हम नेक्स्ट स्टेज में न भेजते हैं, उसके बीच में एक इंटर स्टेज जो होता है, तो उस इंटर स्टेज में हम एक उसको कूलिंग के लिए एक सिस्टम लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरकूलर। वो इंटरकूलर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले से उस एयर को ठंडा करता है और तभी वो नेक्स्ट स्टेज में जाके फिर उसका कंप्रेशन होता है। तो यानी कि जो इंटर स्टेज में जो हम एयर को जो कूल करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इंटरकूलर। ये एक सिस्टम लगाया गया रहता है जो एयर को कूल करता है। एक स्टेज में कंप्रेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो उसके पहले उसको एयर को कूल करने के लिए जिस सिस्टम को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरकूलर। अब आफ्टर कूलर क्या होता है कि आफ्टर कूलर इज यूज्ड आफ्टर द फाइनल स्टेज ऑफ कंप्रेशन। इट कूल्स द कंप्रेसर एयर बिफोर इट रीचिंग द स्टोरेज टैंक आर इट यूज्ड इन एयर सिस्टम। अब आफ्टर कूलर का क्या काम रहता है दोस्तों? आफ्टर कूलर जो फाइनली जो एयर जो हमारा एयर को कंप्रेस करके जब बाहर निकालता है तो वो वहाँ पे जो एयर फाइनली जो गर्म होकर निकलता है कंप्रेसर से बाहर, आउटपुट जो निकलता है, तो उसको कूल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है, कूलिंग सिस्टम जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं आफ्टर कूलर। तो ये 2 प्रकार के सिस्टम होगा, इंटरकूलर और आफ्टर कूलर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंटरकूलर होता है दोस्तों, वो इंटरकूलर मल्टी स्टेज कंप्रेसर में ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसका काम ही रहता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच का जो इंटर स्टेज होता है उसके बीच में इसका यूज होता है इंटरकूलर का। अगर आपका सिंगल स्टेज कंप्रेसर होगा तो उसमें ओनली आफ्टर कूलर ही लगा रहेगा, इंटरकूलर का उसमें काम नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉल्ड एलिमेंट लाइक एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 इन कंप्रेसर। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि कंप्रेसर में एलिमेंट 1 होता है, एलिमेंट 2 होता है। तो ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट होता क्या है, किसको बोलते हैं एलिमेंट? तो यहाँ पे समझते हैं कि देखिए कंप्रेशन एलिमेंट यानी कंप्रेसर का जो कंप्रेसर पंप, दिस इज द कोर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेसिंग द एयर और गैस। द टाइप ऑफ कंप्रेसर एलिमेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्रेसर। ये जो एलिमेंट जो हम जिसको बोलते हैं, ये एलिमेंट जो होता है वो किसी कंप्रेसर का ये कोर पार्ट होता है या फिर मेन जो पार्ट होता है जो कंप्रेसर को एयर को कंप्रेस करता है, इसीलिए इसको हम उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के कंप्रेसर पे, किस टाइप का कंप्रेसर है तो उसमें डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पिस्टन टाइप या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप का जो कंप्रेसर होता है उसमें जो एलिमेंट हम जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं पिस्टन और सिलेंडर। ये जो पिस्टन और सिलेंडर जो होते हैं जो एयर को कंप्रेस करते हैं, इन्हीं को एलिमेंट बोला जाता है। तो 2 पिस्टन टाइप का है, अगर यानी कि 2 स्टेज कंप्रेसर है, अगर रेसिप्रोकेटिंग टाइप तो उसमें 2 पिस्टन और सिलेंडर लगे रहेंगे, तो उनको एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के नाम से जाना जाता है। तो जो मेन जो कोर पार्ट होता है किसी कंप्रेसर का जो एयर को कंप्रेस करता है उसी को एलिमेंट बोला जाता है। तो अगर 2 स्टेज कंप्रेशन है तो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 हो जाएगा। सिंगल स्टेज है तो उसमें बस एक ही कंप्रेशन एलिमेंट रहेगा, इसीलिए उसमें एलिमेंट वर्ड आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट बोलते किसको हैं, तो जो कोर पार्ट है या फिर मेन जो कंप्रेसिंग एलिमेंट है, कंप्रेसिंग पार्ट जो है उसी को एलिमेंट बोला जाता है। अब रोटरी स्क्रू में जो कंप्रेसर यूज किया, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर यूज हेलिकल रोटर। अब ये जो हेलिकल रोटर्स जो होते हैं इनको आप एलिमेंट बोल सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूजल कंप्रेसर जो होता है इम्पीलर एंड डिफ्यूजर के यूज करते हैं तो आप इसको एलिमेंट बोल सकते हैं। एलिमेंट का मतलब कंप्रेसर में ये हो गया जो मेन पार्ट है जो एयर को कंप्रेस कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एयर इन कंप्रेसर। अब एयर एंड क्या होता है? तो अब दोस्तों एयर एंड जो होता है आपने सुना होगा कि खास करके जो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर जो होते हैं उनमें आपको सुनने को मिलेगा एयर एंड वर्ड। ये जो एयर एंड जो होता है वो होता क्या कि द एयर एंड इज कोर कंपोनेंट ऑफ ए रोटरी स्क्रू कंप्रेसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एयर कंप्रेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन एलिमेंट, रोटर जिसको हम स्क्रू भी बोलते हैं, दैट मेश टुगेदर एंड कंप्रेस द एयर एज इट मूव्स थ्रू द कंप्रेसर। यानी कि जो रोटरी स्क्रू जो कंप्रेसर जो होते हैं, तो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में जो एक्चुअल जो होता है वो एयर कंप्रेसर का जो प्रोसेस कराने के लिए जो एक्चुअल
कंप्रेशन जो पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं एयर एंड। एयर एंड यानी कि जो रोटरी स्क्रू में जो रोटर्स लगे रहते हैं, स्क्रू जो लगे रहते हैं, तो वो जो स्क्रू जो दोनों एक साथ मेश करके, दोनों को एक दूसरे के साथ में मेश करके जिसमें हम पैक किए रहते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एयर एंड। यानी कि जो स्क्रू का जो पूरा कंप्लीट जो सेट होता है उसी को हम बोलते हैं एयर एंड। एयर एंड में ही हमारा एयर का मेन कंप्रेशन होता है। तो ये जो एयर एंड जो वर्ड जो होता है वो केवल रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में यूज किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेटिंग ऑफ कंप्रेसर आर देयर। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि आपके यहाँ जो कंप्रेसर लगा हुआ है उस कंप्रेसर का रेटिंग क्या है। तो देखिए जो कंप्रेसर जो होता है जो भी कंप्रेसर होता है उनकी जो रेटिंग होती है वो किलोवाट या फिर एचपी में रहता है कि इतना एचपी का कंप्रेसर है। तो आपको क्या करना है कि आपके यहाँ जो कंप्रेसर लगे रहते हैं उनके नेम प्लेट पे मेंशन रहता है इसका रेटिंग। वो रेटिंग जो है आपको हमेशा याद रखना है कि कौन से, एक तो पहला मेक, उसका मॉडल नंबर, उसके बाद इसकी रेटिंग। तो ये रेटिंग जो है किलोवाट या फिर एचपी में रहता है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सीएफएम। तो क्वेश्चन ये है कि जो कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर की कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए कंप्रेसर कैपेसिटी आर कैलकुलेटिंग इन क्यूबिक फीट पर मिनट, इसी को हम बोलते हैं सीएफएम। तो क्यूबिक फीट पर मिनट में कंप्रेसर की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सीएफएम क्या है, तो सीएफएम इज़ द यूनिट ऑफ एयर फ्लो मेजरमेंट ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर का, किसी भी कंप्रेसर का जो एयर फ्लो जो होता है, तो उस एयर फ्लो को मेजरमेंट करने का जो यूनिट है उसी को बोलते हैं सीएफएम, यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट। ये क्यूबिक फीट पर मिनट जो होता है, इसी में एयर का जो कैपेसिटी है उसको मेजरमेंट किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के इसका रेटिंग आता है या फिर कैपेसिटी होता है कंप्रेसर का, 200, 250, 300, इस प्रकार के इसका रहता है क्यूबिक फीट पर मिनट। यानी पर मिनट में कंप्रेसर जो होता है कितना क्यूबिक फीट एयर जो होता है आउटपुट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसी वही कैपेसिटी जो है मेजरमेंट करने के लिए सीएफएम वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, वाई लुब्रिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन कंप्रेसर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कंप्रेसर में लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है, तो देखिए लुब्रिकेशन इज एसेंशियल इन कंप्रेसर फॉर सेवरल की रीजन्स, पार्टिकुलरली इन ऑयल लुब्रिकेटेड टाइप्स। प्रॉपर लुब्रिकेशन इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, इनहेंस परफॉर्मेंस एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पेन ऑफ कंप्रेसर। यानी कि जो खास करके जो दोस्तों जो ऑयल लुब्रिकेटेड टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं उनमें जो कंप्रेसर जो लुब्रिकेशन है उसका मेन रूल काम ये रहता है कि जो रोटरी पार्ट्स होते हैं या फिर जो कंप्रेसिंग एलिमेंट जो है उसका लुब्रिकेशन के लिए, अगर आप लुब्रिकेशन नहीं करते हैं तो एक दूसरे के साथ जब आपस में रगड़ाएंगे तो रगड़ाने से क्या है कि हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने की वजह से जो पार्ट्स जो हैं हमारे वो गर्म होकर पिघल सकते हैं या फिर डैमेज हो सकते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट है कि मेन जो क्या क्यों ज़रूरी है यहाँ पे लुब्रिकेशन। तो देखिए लुब्रिकेशन से होता क्या है कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण को कम करता है लुब्रिकेशन। मिनिमाइजिंग हीट, जो हीट जो होगा वो हीट को कम करेगा। दूसरा सीलिंग का भी काम करता है। प्रिवेंटिंग कोरोजन, यानी कि कोरोजन का मतलब कि जो घिसाव होता है उसको भी कम करेगा। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसके लिए हमें लुब्रिकेशन जो होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑयल फ्री कंप्रेसर। अब दोस्तों ऑयल फ्री कंप्रेसर होता क्या है इसको हम समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑयल फ्री कंप्रेसर क्या होता है, तो दोस्तों कि जो कंप्रेसर होते हैं कुछ कंप्रेसर में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज किया जाता है। तो वो जो ऑयल होते हैं, तो कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल का यूज किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, लेकिन कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल का यूज नहीं किया जाता है, लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज किया ही नहीं जाता है। तो ऐसे टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ऑयल फ्री कंप्रेसर, यानी उसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं ऑयल फ्री कंप्रेसर, जिसमें लुब्रिकेशन के लिए हम ऑयल का यूज नहीं करते हैं। An oil-free compressor is a type of air compressor that operates without using oil in compressor chamber to lubricate, seal, or cool the internal component. Instead, it relies on other methods such as advanced coating material or external air cooling to minimize friction and ensure smooth operation. यानी कि जो ऑयल फ्री जो कंप्रेसर होता है उसमें
ऑयल लुब्रिकेटिंग कंप्रेसर की तरह ऑयल का यूज नहीं किया जाता है इसको कूल करने के लिए या फिर लुब्रिकेशन करने के लिए, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक एडवांस कोटिंग किया गया रहता है, एक एडवांस कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, या फिर एक एक्सटर्नल एयर कूलिंग की व्यवस्था किया जाता है इसके अंदर का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए और जो स्मूथ ऑपरेशन है वो इंश्योर करने के लिए इसमें एडवांस कोटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसमें ऑयल फ्री इसीलिए इसको ऑयल फ्री कंप्रेसर बोला जाता है। इसमें ऑयल का यूज नहीं किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, इसमें लुब्रिकेशन करने के लिए ओनली एक कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। वो कोटिंग मटेरियल जो होता है यही लुब्रिकेटिंग का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 24 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ऑयल लुब्रिकेटेड एंड ऑयल फ्री कंप्रेसर। तो दोस्तों ऑयल लुब्रिकेटेड और ऑयल फ्री कंप्रेसर में मेन जो हमारा डिफरेंस ये है कि ये दो टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं, ऑयल लुब्रिकेटेड और ऑयल फ्री कंप्रेसर। तो ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर का मतलब ये हो गया जिसमें हम कंप्रेसर और रोटरी पार्ट्स के लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज करते हैं या कूलेंट का यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर। और ऑयल फ्री कंप्रेसर उसको बोलते हैं जिसमें हम उसके लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज नहीं करते हैं, ऑयल से वो फ्री रहता है, इसीलिए उसको ऑयल फ्री कंप्रेसर बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे कि टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है। जैसे हमने बताया कि एडवांस कोटिंग मटेरियल का जो यूज़ किया जाता है, तो यही होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी होता है इसका लुब्रिकेटिंग के लिए। क्या करता है फ्रिक्शन और वियर को कम कर देता है। ये टेफ्लॉन का कोटिंग कर दिया जाता है, यही उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है। तो ऑयल फ्री कंप्रेसर में ऑयल का यूज नहीं किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, और ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर में उसके रोटरी पार्ट्स और पिस्टन और रोटर्स के लुब्रिकेशन के लिए उसमें ऑयल का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेपरेटर टैंक एंड व्हाई यूज्ड इन कंप्रेसर। कंप्रेसर में सेपरेटर टैंक क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों जो ऑयल फील्ड जो कंप्रेसर होता है जिनमें लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज किया जाता है, तो वो जो ऑयल होता है वो ऑयल सर्कुलेट होता है। जब वो ऑयल कूल करता है कंप्रेसिंग जो एलिमेंट होता है रोटरी पार्ट्स जो होता है, जब उसको कूल करता है तो कूल करने के दौरान एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में जब ऑयल मिक्स हो जाएगा तो उस ऑयल को एयर के से अलग करना होता है। तो उस ऑयल को एयर से अलग करने के लिए एक सेपरेटर टैंक लगाया जाता है। जो सेपरेटर टैंक क्या करेगा, ऑयल को अलग कर देगा और एयर को अलग कर देता है। ऑयल जो होता है वो सेपरेटर टैंक में नीचे आ जाता है और एयर जो होता है ऊपर आ जाता है और ऊपर से एयर निकल जाता है और ऑयल जो है नीचे आ जाता है। तो ये जो होता है ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर में सेपरेटर टैंक का यूज किया जाता है। और इसका मेन काम ये रहता है कि जो ऑयल लुब्रिकेटेड जो कंप्रेसर हैं, जो कंप्रेशन के दौरान ऑयल जो होता है एयर में मिक्स हो जाता है, तो उस एयर से ऑयल को फिर से अलग करने के लिए ही सेपरेटर टैंक का यूज किया जाता है। ये दोनों को अलग कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मॉइस्चर सेपरेटर। मॉइस्चर सेपरेटर क्या होता है कि तो देखिए मॉइस्चर सेपरेटर का मेन काम ये रहता है कि मॉइस्चर सेपरेटर इन एयर कंप्रेसर इज ए डिवाइस यूज टू रिमूव वाटर वेपर और मॉइस्चर फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। व्हेन एयर इज कंप्रेस्ड इट टेम्परेचर इंक्रीजेज अलाउइंग इट टू होल्ड मोर मॉइस्चर। जब दोस्तों जो कंप्रेसर जो होता है, जब एयर का कंप्रेशन करता है, एयर उसमें जब कंप्रेस होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। जब ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो वो जो मॉइस्चर जो होगा जब फील्ड में जाएगा, इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट को ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए इसको फिर से दोबारा इस गर्म एयर को दोबारा उसको कूल्स किया जाता है। जब उसको दोबारा जब ठंडा किया जाता है तो जो वाटर वेपर जो होता है, यानी एयर में मौजूद जो वाटर वेपर होता है, वाष्प जो होता है, वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में बदलता है तो एयर से अलग हो जाता है, और एयर से अलग होने के बाद उसको ऑटो ड्रेन वाल्व या मॉइस्चर सेपरेटर में के थ्रू उसको अलग कर दिया जाता है और ऑटो ड्रेन वाल्व से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मॉइस्चर सेपरेटर का मेन काम यही रहता है कि ये क्या होता है, एज ए कंडेंसर का काम करता है। जो गर्म एयर जो निकलता है उसको पहले ठंडा करेगा, ठंडा करने के बाद जो उसमें मौजूद वेपर होगा, जो मॉइस्चर वेपर, उसको ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में करेगा, उसके बाद एयर से अलग कर देगा। तो मॉइस्चर को, यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें मौजूद नमी जो है उसको एयर से अलग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं मॉइस्चर सेपरेटर। यानी नमी को सेपरेट करने वाले को मॉइस्चर सेपरेटर बोलते हैं। तो इसका मेन काम रहता है कि कंप्रेस्ड एयर से में मौजूद जो वेपर होता है या फिर मॉइस्चर जो होता है उसको एयर से अलग करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीड लेग फंक्शन इन कंप्रेसर। अब दोस्तों जो कंप्रेसर जो होते हैं उनमें एक फंक्शन होता है लीड लेग फंक्शन। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लीड
और लेग फंक्शन क्या होता है कंप्रेसर में। तो एक प्रकार से ये इंटरलॉकिंग फंक्शन होता है दोस्तों कि जब हम कहीं पे कंप्रेसर यूज़ करते हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं बड़ी इंडस्ट्री है, तो बड़ी इंडस्ट्री में क्या है कि एक रिक्वायर्ड प्रेशर, आपको मान लीजिए कि आउटपुट में 10 kg का प्रेशर आपको कंटिन्यूस चाहिए, लेकिन आप एक कंप्रेसर लगा दिए हैं। अगर वो कंप्रेसर आपका फेल हो जाता है, तो फेल होने की कंडीशन में या फिर उतना एयर नहीं दे पा रहा है अचानक से, तो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम है, जो प्लांट का जो सिस्टम है वो रनिंग नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, जिससे काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, कई सारे कंप्रेसर को इंस्टॉल किया जाता है। तो कई सारे कंप्रेसर को इंस्टॉल किया जाता है, उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक कर दिया जाता है। जो इंटरलॉक कर दिया जाता है, तो ये जो उसमें क्या होगा कि मान के चलिए कि एक कंप्रेसर चल रहा है, अगर अचानक से वो बंद हो जाता है, तो इंटरलॉकिंग में क्या होगा कि जो दूसरा स्टैंड बाई कंप्रेसर होगा वो ऑटोमेटिक रन कर जाएगा, वो चल जाएगा जितना हमें रिक्वायर्ड प्रेशर जो होगा वो मेंटेन करने के लिए। तो ये जो फंक्शन जो होता है, वो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं लीड लेग फंक्शन। इस लीड लेग फंक्शन में होता क्या कि एक जो कंप्रेसर होगा वो मास्टर होगा, वो उसको हम बोलते हैं लीड, जो सबको सारे कंप्रेसर को लीड करेगा। तो एक प्रकार से देखिए, द लीड लेग फंक्शन in a compressor system is a control strategy used in multi-compressor setups to optimize performance, increase efficiency and prolong the lifespan of compressors। ये जो कंप्रेसर सिस्टम में ये जो लीड लेग फंक्शन जो होता है, वो ये मल्टी कंप्रेसर मैंने कई सारे जो कंप्रेसर होते हैं उनको एक साथ सेटअप करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं लीड लेग फंक्शन। इस लीड लेग फंक्शन के थ्रू ही दो या दो से अधिक कंप्रेसर को एक साथ में सेटअप किया जाता है। तो अगर मान के चलिए कि 5 कंप्रेसर आपने इंस्टॉल किए, तो 5 कंप्रेसर में जो एक कंप्रेसर जो होगा वो लीड होगा, बाकी सारे लैग होंगे। तो लीड वाला सबको लैग करेगा, प्राइमरी में लीड रहेगा, लीड वाला जो है आपका चलता रहेगा। अगर मान के चलिए कि 10 kg का प्रेशर चाहिए, अगर फर्स्ट वाला 10 kg नहीं दे पा रहा है, तो सेकेंड वाला चलेगा 10 kg का एयर को उसका प्रॉपरली उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये जो लीड लेग की जो सेटिंग रहती है वो कंट्रोलर में दिया गया रहता है, वहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं कि कौन सा कंप्रेसर लीड है, कौन सा कंप्रेसर लैग है, उसमें सेट किया जाता है। तो लीड वाला जो होता है वो सबको लीड करता रहता है। तो देखिए यहाँ पे लीड कंप्रेसर है। लीड इज द प्राइमरी कंप्रेसर दैट ऑपरेट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर इन द सिस्टम। इट रन्स अंटिल द एयर डिमांड इज मेट और अंटिल द प्रीसेट प्रेशर लेवल इज रीच। और लेग जो कंप्रेसर जो होता है, द लेग कंप्रेसर इज द स्टैंड बाई मोड एंड ओनली एक्टिवेट्स व्हेन द लीड कंप्रेसर कैन नॉट कीप अप विद द एयर डिमांड। इफ द एयर डिमांड इंक्रीजेज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द लीड कंप्रेसर, द लेग कंप्रेसर किक्स इनटू द असिस्ट। यानी कि यहाँ पे लीड कंप्रेसर जो होगा, ये शुरुआती में ये प्राइमरी कंप्रेसर है, यही चलता रहेगा एयर जो डिमांड होगा उसको पूरा करने के लिए। और लेग जो कंप्रेसर होता है ये स्टैंड बाई में रहते हैं, सब स्टैंड बाई कंप्रेसर होगा, और ये तभी चलेगा जब या तो लीड कंप्रेसर फेल हो जाएगा या फिर जो रिक्वायर्ड प्रेशर होगा वो लीड कंप्रेसर नहीं पूरा कर पा रहा होगा, तो उस कंडीशन में लेग कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर आर यूज्ड इन कंप्रेसर। तो अब दोस्तों किसी कंप्रेसर में जो इंडस्ट्रियल जो कंप्रेसर होता है उसमें कितने टाइप्स के सेंसर यूज किए जाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है कि व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेंसर आर यूज्ड इन कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर में कितने टाइप के सेंसर यूज किया जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन सेंसर होता है, जैसे कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर या फिर प्रेशर सेंसर, ये तो कंपलसरी यूज किया ही जाता है, जैसे कि इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर, इंटर स्टेज प्रेशर, ऑयल प्रेशर, तो ये जो या फिर जो वाटर प्रेशर, तो इनको मॉनिटर करने के लिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है। दूसरा होता है टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर या फिर टेम्परेचर सेंसर, जिसमें आरटीडी या फिर थर्मिस्टर का यूज किया जाता है। तो दो हो गए, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। उसके बाद फ्लो सेंसर या फिर फ्लो स्विच भी लगे रहते हैं जो एयर का फ्लो मेजरमेंट करने के लिए। और दूसरा होता है एक वाइब्रेशन सेंसर। वाइब्रेशन सेंसर भी किसी किसी कंप्रेसर में लगाया गया रहता है, जो कि मोटर के वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए लगा रहता है, या फिर कंप्रेसर के वाइब्रेशन को पता लगाने के लिए कि एक कितना वाइब्रेशन आ रहा है। तो इसमें 4 प्रकार के सेंसर का जो है वो यूज किया जाता है किसी कंप्रेसर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज इंटर स्टेज प्रेशर। तो इंटर स्टेज प्रेशर क्या होता है कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इंटर स्टेज प्रेशर क्या होता है, तो
इसका आंसर ये होता है कि इंटर स्टेज प्रेशर जो होता है किसी कंप्रेसर में वो प्रेशर होता है, ये खास करके जो मल्टी स्टेज जो कंप्रेसर जो होता है, तो जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर में जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन प्रोसेस होता है, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं इंटर स्टेज प्रेशर। तो वो इंटर स्टेज प्रेशर हो गया। बाकी आप इसको हम PDF डाउनलोड लिंक में आपको दे देंगे, इसको आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं पूरा डीपली। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज परमिसिव रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर कंप्रेसर। अब दोस्तों मान के चलिए कि आपके यहाँ कोई कंप्रेसर लगा है, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी टाइप का कंप्रेसर है, तो उसको चलाने के लिए कुछ परमिसिव की ज़रूरत पड़ेगी। परमिसिव के मतलब कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जब वो फुलफिल होगा तभी कंप्रेसर आपका चलेगा, अदरवाइज स्टार्ट ही नहीं होगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं या फिर C&I से हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अगर ऑपरेशन में आप हैं, आपको कंप्रेसर का ऑपरेटर हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज परमिसिव रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर कंप्रेसर। आपका कंप्रेसर को चलाने के लिए कौन कौन सा परमिसिव की ज़रूरत होती है। तो कुछ कॉमन परमिसिव होते हैं, उनको हम बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों इनलेट एंड आउटलेट वाल्व मस्ट बी ओपन। जो कंप्रेसर का जो सक्शन वाल्व और जो डिस्चार्ज वाल्व जो होता रहता है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व भी जिसको बोलते हैं, ये दोनों खुला होना चाहिए। खुला होने का मतलब इसका ओपन का फीडबैक आना चाहिए कंट्रोलर में। तो ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि ऑल प्रोटेक्शन और ट्रिपिंग डिवाइस मस्ट बी इन हेल्दी कंडीशन, यानी कि जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइस और जो ट्रिपिंग डिवाइस जो लगे रहते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। जैसे कि जो प्रेशर स्विच होगा, टेम्परेचर स्विच होगा, फ्लो स्विच होगा, या फिर ओवरलोड रिले जो लगे रहते हैं जो कंप्रेसर को ट्रिप करा सकते हैं, तो ये हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, कोई इनमें से एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये दो हमारे हो गए। तीसरा जो होता है कंप्रेसर ऑफ फीडबैक मस्ट बी हेल्दी, यानी कि जो कंप्रेसर जो है जिसको आप चलाने वाले हैं उसका कंप्रेसर का ऑफ फीडबैक आना चाहिए, ऑफ फीडबैक उसका हेल्दी होना चाहिए। ये हो गया। चौथा जो हो गया स्टैंड बाय कंप्रेसर ऑफ फीडबैक। अगर आपका जो कंप्रेसर जो होगा अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम में है, दूसरे कंप्रेसर के साथ इंटरलॉक में है, अगर कोई स्टैंड बाय कंप्रेसर है इसके साथ में अटैच है, तो जो स्टैंड बाय कंप्रेसर है उसका भी आप फीडबैक मिलना चाहिए। तो ये जो है इतने टाइप के जो कुछ कॉमन परमिसिव जो हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी कंप्रेसर को चलाने से पहले। अगर इतने से कोई भी एक आपका अनहेल्दी हो जाएगा, जैसे कोई प्रेशर स्विच भी अनहेल्दी हो तो भी कंप्रेसर को नहीं चलेगा, क्योंकि जो इसको स्टार्ट कमांड जो होता है वो प्रेशर स्विच के थ्रू ही आए हो रहते हैं, तो इसीलिए स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो ये आप बता सकते हैं परमिसिव में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लोकल रिमोट ऑपरेशन इन कंप्रेसर। तो दोस्तों जो कंप्रेसर होता है उसका लोकल रिमोट ऑपरेशन क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो इसका आंसर ये होगा कि लोकल ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि कंप्रेसर कंट्रोल फ्रॉम लोकल HMI या कंट्रोलर इंस्टॉल्ड इन कंप्रेसर साइड पैनल डोर। यानी कि जो लोकल ऑपरेशन का मतलब ये होगा कि जो कंप्रेसर को जो लोकली इंस्टॉल जो पैनल होता है HMI होता है जो कंप्रेसर में लगा रहता है, जब हम वहाँ से उसको ऑपरेट करते हैं, वहाँ से ऑपरेशन उसको करते हैं, चलाते हैं, स्टार्ट स्टॉप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोकल ऑपरेशन, यानी कि लोकली ऑपरेट करते हैं उसको। और रिमोट ऑपरेशन का मतलब हो गया कि दूर से ऑपरेट करना। तो कंप्रेसर कंट्रोल फ्रॉम PLC RDCS इंस्टॉल एट कंट्रोल रूम, यानी कि जब हम कंट्रोल रूम से कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं PLC और DCS के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं रिमोट ऑपरेशन। तो ये हो गया लोकल और रिमोट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेशर। अब दोस्तों कंप्रेसर में ये वर्ड भी सुनने को आपको मिलेगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेशर क्या होता है कंप्रेसर में। तो देखिए इन एन एयर कंप्रेसर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेशर रेफर टू ए स्पेसिफिक प्रेशर लेवल दैट डिटरमाइन व्हेन द कंप्रेसर स्टार्ट कंप्रेशन एंड स्टॉप कंप्रेशन ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। यानी कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्रेशर होता है तो ये बताता है कि जो कंप्रेसर जो होता है वो कब कंप्रेशन स्टार्ट करेगा और कब वो स्टॉप करेगा। तो इसी को अगर जब कंप्रेशन जो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रेशर, और जब कंप्रेशन स्टॉप होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन प्रेशर। तो देखिए ऑनलाइन प्रेशर का मतलब कि कटिंग प्रेशर और लोड प्रेशर। तो इसको हम ऑनलाइन जो प्रेशर होता है उसको लोड प्रेशर भी बोलते हैं कि यानी कि जब हमारा जो कंप्रेसर होता है जब लोड ऑपरेशन में रहता है, लोडिंग मोड में चल रहा होता है, यानी जब एयर का कंप्रेशन स्टार्ट होता है, कंप्रेशन स्टार्ट रहता है, तो उस मोड में लोडिंग मोड में जो एयर का जो प्रेशर होता है वो होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रेशर। और जो
ऑफलाइन जो प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं कट आउट प्रेशर या फिर अनलोड प्रेशर। जब कंप्रेसर अनलोडिंग मोड में जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन प्रेशर। तो ये हो गया ऑफलाइन प्रेशर और ऑनलाइन प्रेशर, यानी कि लोड अनलोड जो प्रेशर होता है या फिर कट इन प्रेशर या फिर कट आउट प्रेशर, ये इसी को हम लोड ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेशर भी बोलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ टू मेंटेन ए कंप्रेसर, यानी अगर आपके यहाँ कोई कंप्रेसर लगा हुआ है तो उस कंप्रेसर को किस प्रकार से आप मेंटेन रखते हैं। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप या फिर जो कंप्रेसर है उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करते हैं या फिर कंप्रेसर को किस प्रकार से आप मेंटेन रखेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो हमने यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट दिया है, आप उसको बता सकते हैं। जैसे पहला जो है कि चेक एंड चेंज द ऑयल फॉर ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर, यानी अगर आपका कंप्रेसर जो है अगर ऑयल लुब्रिकेटेड कंप्रेसर है तो उसमें क्या किया जाता है कि ऑयल जो होता है उसको रेगुलर बेस पे चेक किया जाता है। अगर ऑयल लेवल कम हो तो उसमें ऑयल डाला फिल किया जाता है, या फिर ऑयल अगर पुराना हो जाता है तो उसको चेंज किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा हो गया कि ड्रेन द मॉइस्चर फ्रॉम एयर टैंक, अगर कहीं कहीं पे ऑटो ड्रेन वाल्व नहीं लगा रहता है, ऑटो मॉइस्चर ड्रेन वाल्व नहीं लगा रहता है तो उसमें मैनुअल ड्रेनिंग सिस्टम दिया रहता है। तो उसमें आपको रेगुलर बेस पे जो मॉइस्चर जो होता है वो एयर टैंक से उसको ड्रेन करते रहना चाहिए। तीसरा है कि इंस्पेक्ट एंड क्लीन या रिप्लेस एयर फिल्टर, जो एयर फिल्टर लगे रहते हैं एयर इनलेट लाइन में या फिर सक्शन फिल्टर जो होता है उसको आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और अगर फिल्टर पुराना होगा, जाम हो गया होगा तो उसको क्लीन करना चाहिए या फिर रिप्लेस करना चाहिए। चौथा चीज़ हो गया कि चेक फॉर एयर लीक, आपको एयर जो लीकेज है वो चेक करना चाहिए कि कहीं से एयर लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर एयर लीकेज हो रहा है तो उसको अटेंड करना है। चौथा हो गया ये। पांचवा है कि इंस्पेक्ट बेल्ट इफ एप्लीकेबल, यानी कि जो कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं दोस्तों जो बेल्ट ड्राइव होते हैं, यानी कि मोटर के साथ में बेल्ट से कनेक्ट रहता है, बेल्ट और पुल्ली उसमें कनेक्ट रहता है। तो अगर ऐसा है तो उसमें आपको बेल्ट को मॉनिटर चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में कि बेल्ट कहीं से तो क्रैक तो नहीं हुआ या फिर टूटने वाला तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको बेल्ट को भी चेंज करना है। ये हो गया पांचवा। छठा है कि चेक एंड टाइटन बोल्ट एंड नट्स, जो नट बोल्ट होते हैं कंप्रेशन में कंप्रेसर्स के जगह जगह पे वो आपको चेक करना है कि नट बोल्ट कहीं का लूज तो नहीं है, अगर है तो आपको टाइट करना है। उसके बाद अगला जो है क्लीन द इंटेक वेंट, जो वेंट वाल्व्स वगैरह लगे रहते हैं या फिर इंटेक जो वाल्व रहता है लाइन्स जो रहता है उसको आपको क्लीन करना होता है। उसके बाद चेक द प्रेशर एंड टेम्परेचर स्विचेज, आपका जो प्रेशर स्विच या फिर टेम्परेचर स्विच जो लगे रहते हैं उनको चेक करना हो कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फीडबैक आपको एक बार देख लेना रहता है। या फिर उसको जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें तो इसको आपको चेक करना होता है, क्लीन करना होता है। उसके बाद होता है क्लीन द कंप्रेसर एक्सटीरियर। और लास्ट वाला जो है चेक ऑटो ड्रेन वाल्व्स एंड मॉइस्चर ड्रेन, जो अगर आपको ऑटो ड्रेन वाल्व वगैरह लगा रहता है या फिर मॉइस्चर ड्रेन लगा रहता है तो उनको आपको चेक करना है कमांड देके कि वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक हैं जो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान ये सब एक्टिविटी आपको करना होता है एक कंप्रेसर को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज रोल ऑफ सेफ्टी वाल्व एंड पीआरबी, जो कंप्रेसर में जो सेफ्टी वाल्व होता है या फिर पीआरबी जो होता है उसका क्या काम होता है। तो दोस्तों जो सेफ्टी वाल्व इन एन एयर कंप्रेसर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम बाय प्रिवेंटिंग ओवर प्रेशराइजेशन। इट इज ए फेल सेफ डिवाइस डिजाइन टू रिलीज एक्सेस एयर प्रेशर व्हेन द एक्सेस द मैक्सिमम अलाउड लिमिट, यानी कि दोस्तों जो कंप्रेसर जो होता है एक हर कंप्रेसर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उसी के हिसाब से उसके सारे सर्किट डिज़ाइन किए गए रहते हैं। जो पाइपिंग होता है वो डिज़ाइन किया गया रहता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिज़ाइन किए गए रहते हैं। तो एक जब एयर का जो लिमिट होता है जब उस लिमिट से ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है कंप्रेसर द्वारा तो उस जो ओवर लिमिट जो प्रेशर होता है उसको बाहर निकालने के लिए सेफ्टी वाल्व या फिर पीआरबी यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व लगे रहते हैं। ये इनका मेन काम रहता है कि कंप्रेसर को प्रिवेंट करना ओवर प्रेशराइजेशन से या फिर ओवर प्रेशर से प्रिवेंट करना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ड्यूटी साइकिल ऑफ कंप्रेसर। अब दोस्तों कंप्रेसर में कई जगह आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है किसी भी कंप्रेसर का। तो देखिए ड्यूटी साइकिल ऑफ एन एयर कंप्रेसर रेफर्स टू एन परसेंटेज ऑफ टाइम द कंप्रेसर कैन ऑपरेट या फिर कंप्रेस एयर जो विद इन अ सर्टेन पीरियड विदाउट नीडिंग टू शट डाउन टू कूल ऑफ। इट इज एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ कंप्रेसर्स परफॉर्मेंस एंड इट्स सुटेबिलिटी फॉर सर्टेन एप्लीकेशन। दोस्तों जो कोई भी कंप्रेसर जो होता है उनके कुछ ड्यूटी साइकिल्स होते हैं। जो ड्यूटी साइकिल जो होता है वो टोटल 3 टाइप का साइकिल होता है।
एक होता है 50% ड्यूटी साइकिल, एक होता है 75% ड्यूटी साइकिल, एक होता है 100% ड्यूटी साइकिल। तो जैसे मान के चलिए कि एक कंप्रेसर का 10 मिनट का जो टाइम है, तो 10 मिनट के लिए अगर टाइम होगा तो अगर 50% अगर ड्यूटी साइकिल है अगर कंप्रेसर का, तो ड्यूटी साइकिल उस कंप्रेसर के नेम प्लेट पर लिखा रहता है। अगर 50% ड्यूटी साइकिल का अगर आपका कंप्रेसर है तो उसमें 10 मिनट में क्या करेगा कि 10 मिनट कंप्रेसर आपका चलेगा, यानी एयर को कंप्रेस करेगा। बाकी का जो 10 मिनट में 5 मिनट चलेगा, बाकी 5 मिनट जो होता है वो कंप्रेशन बंद कर देगा और कूलिंग में चला जाएगा। उसके बाद अगर 75% वाला ड्यूटी साइकिल है अगर आपका कंप्रेसर का, तो वो क्या करेगा कि जो 10 मिनट का जो टाइमिंग पीरियड रहता है, वो 10 मिनट के टाइमिंग पीरियड में वो 7.5 मिनट जो है कंप्रेसर आपका रन करेगा। बाकी के जो 2.5 मिनट जो होगा वो रेस्ट करेगा, कूल्स डाउन होगा। और एक तीसरा जो होता है 100% ड्यूटी साइकिल, जो 100% ड्यूटी साइकिल जो कंप्रेसर होते हैं, वो कंप्रेसर जो होता है कैन रन कंटिन्यूसली विदाउट द नीड ऑफ ए कूलिंग पीरियड। ये जो कंप्रेसर होता है 100% ड्यूटी साइकिल जो होता है, ये कंटिन्यूस चल सकता है, इसको कोई कूलिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं रहता है, ये कंटिन्यूसली ये रन कर सकता है। तो 3 टाइप के आपके ड्यूटी साइकिल होता है, तो आपको नेम प्लेट देखना होता है, उस पर सारी चीज़ें लिखा रहता है, कितना ड्यूटी साइकिल क्या है, 100% है, 50% है या फिर 75% है। तो अगर 50% या फिर 75% वाले जो ड्यूटी साइकिल जो होता है, तो इनमें जो टाइम पीरियड जो होता है वो टाइपिकली 10 मिनट का टाइम पीरियड होता है। वो 10 मिनट का टाइम पीरियड में अगर 50% है तो 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट बंद हो जाएगा। अगर 75% का ड्यूटी साइकिल है तो 7.5 मिनट चलेगा, 2.5 मिनट रेस्ट करेगा। तो ये होता है ड्यूटी साइकिल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कंप्रेसर से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी नॉलेज में बढ़ोतरी हो सके। बाकी चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।